पेपर हो गया आप लोगों का। आंसर्स के लिए आप लोग आए हैं कि आपने सही करें या नहीं करें। मेनली तो देखो आप लोग सभी एमसीक्यू के लिए आए हो। देख लेते हैं एक बार, जिसके आंसर हमको यहीं से जल्दी से आइडिया हो जाते हैं उसका आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, बच्चे ने पेपर भेजा है मेरे को, तो एक बार चेक करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ BOP, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम, पैसा मिलता है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट पर आएगा, सही है। इंपोर्ट को डेबिट आइटम रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स डेबिट आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं। ट्रांसफ़र रिसीट्स डेबिट नहीं, पैसे का आना क्रेडिट आइटम्स है, ये गलत है। फ्रॉम द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। पेयर करेक्ट चूज़ करना है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओल्ड एज पेंशन गलत है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट ये सही है, यानी बी का सेकंड, ये सही है। ठीक है। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अमालगमेशन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो खैर है और इसी वजह से इसे हाइब्रिड भी कहा जाता है। इरफान 80,000 रुपये बोरो कर रहा है टू फाइनेंस हिज कॉलेज फीस। ही प्लान्स टू बिगिन रीपेइंग द लोन 6 मंथ आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, मेकिंग पेमेंट ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर। कुछ अमाउंट इसने बोरो किया है, बाद में इंटरेस्ट के साथ ये पैसा पे करता रहेगा। ये कह रहे हैं बेस्ड ऑन दी अबव टेक्स्ट आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा मनी का फंक्शन है। भाई फ्यूचर पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है। तुम्हें बताया गया है भाई तुम्हारी इकोनॉमी में 20% का क्या है, MPS है। अगर 20% का MPS है तो 1/, में MPS 5 times। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक, सही बात है। पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरियस इन नेचर। भाई एक्सक्लूडेबल गुड्स उसे कहते हैं अगर कोई गुड्स की पेमेंट ना करे तो उसको उसे कंज्यूम करने से रोका जा सकता है, लेकिन पब्लिक गुड्स तो बिना पेमेंट के भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। सरकार आपके लिए बहुत कुछ काम कर रही है, आप उसके लिए पेमेंट कर, तो रीज़न गलत हो गया अपने आप में। ठीक है, तो असर्शन सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है, तो आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सपोज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 एंड नेशनल इनकम इज 4,000 करोड़। आपको सेविंग की वैल्यू बतानी है। भाई APS का फॉर्मूला होता है APC का, सॉरी हाँ, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। अब APC दे रखी है इन्होंने 0.8, अब कंजम्पशन इधर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4,000 की, तो C हमारा आ जाएगा 3200 करोड़। ये हमारा C आ गया। अभी हम उससे सेविंग पूछ रहे हैं। अब Y का मतलब क्या होता है, C+S। अब Y है 4,000 जिसमें से 3200 कंजम्पशन है, तो सेविंग 800 हो गई। द आंसर इज D। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट रिसीव करते हैं वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, सही बात है। ये क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है इकोनॉमी के, ये बात भी सही है। ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये बात भी सही है। ये RBI के बिहाफ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। द आंसर इज 1 2 3, मतलब पहले तीनों सही हैं, बाकी बेकार है। कंट्री का एक्सपोर्ट 600 करोड़ है, इंपोर्ट 450 करोड़ है, तो यानी आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो तो पॉजिटिव में हो गया, सरप्लस हो गया, और वो भी 150 करोड़ का। द आंसर इज बी। फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स कॉलम 1 कॉलम 2 में दे रखा है, आपको करेक्ट पेयर को चूज़ करना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू GST नहीं, ये तो टैक्स रेवेन्यू है। इनडायरेक्ट टैक्स फ्री राइडर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोरोइंग, ये भी बेकार है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोरोइंग नहीं होती। प्राइवेट गुड्स राइवलरस नेचर, हाँ ये सही है। पब्लिक गुड्स के बारे में लिख रखा था ऊपर राइवलरस, पब्लिक गुड्स नहीं होते भाई, प्राइवेट गुड्स होते हैं, तो आंसर इज डी। हाँ जी, आपको नेट वैल्यू एडेड निकालना है, फैक्टर कॉस्ट NV8FC निकालना है, और आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो वैल्यू एडेड मेथड वाली दे रखी है। GVA एट MP निकालना जानता हूँ मैं, तो कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस माइनस
डायरेक्ट लिखता हूँ यार। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर माइनस होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स दे रखी है मुझे इतनी 10,625, चेंज इन स्टॉक मुझे दे रखा है 60 का, अनसोल्ड मतलब बिका नहीं ना, इसी साल बना होगा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे दे रखी है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के फॉर्म में 2625, तो ये 8,000 ही 8,600 हो गया GV at MP। अब इसको FC बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1200 माइनस करेंगे 7400, 7800 हो रहा है भाई। देखो मुझसे कहीं मिस्टेक हो सकती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कहीं अगर MCQ में हो गई हो या सॉल्व करते वक्त हो गई हो, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हो गई हो तो मुझे बता देना, मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। 7800, लेकिन ज़बरदस्ती में मत करना, कभी खुद का ही गलत हो। 7800 ये GV at FC हो गया, आप MB से FC पे पहुंच गए। अब डेप्रीसिएशन माइनस कर लें आप, डेप्रीसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। 7300 ये आपका NV at FC आ गया, ठीक है। यही वाला किया होगा आपने। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन ताकि प्रमोट किया जा सके टूरिज़्म को इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, ताकि बाहर के लोग आएँ यहाँ पर आकर टूरिज़्म हमारा प्रमोट। अब इससे फॉरेक्स रिजर्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? भाई देखो, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, जब इसे हम कहते हैं डायरेक्ट परचेजेज फ्रॉम अब्रॉड, है ना, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। जब बाहर से कोई हमारी कंट्री में आकर पैसा खर्च करता है तो हमारी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, फॉरेन करेंसी बढ़ती है, और इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है, ठीक है ना। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होता है, सम काइंड ऑफ एक्सपोर्ट की तरह हो गया ना, फॉरेन करेंसी आ रही है, ये भी इंक्रीज होगा। हाँ जी, आयुष्मान भारत स्कीम, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू पुअरर सेक्शन, गरीबों की मदद, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आगे ऑब्जेक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या फिर आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। और कौन सा खर्चा है, किस नेचर का है, इस खर्चा करने से क्या कोई एसेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, रेवेन्यू नेचर हो गया। अब ये कहते हैं कि इकॉनमी है, प्राइमरी डिपॉजिट हैं 500 रुपये के, और रिज़र्व रेशियो जो है वो क्या नाम है हमारी 25% है। तो यानी प्राइमरी डिपॉजिट हमारे कैश रिजर्व के बराबर होते हैं 500, और हमारा 1/CRR अगर हमें करना पड़ेगा तो 1/25% करेंगे हम, और 1/25% करने से क्या आता है मेरे बच्चे, 4 आता है, 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपकी इकॉनमी में जो मनी क्रिएट होगा 500 इंटू में 4, 200 तक का हो जाएगा। फॉर्मूला याद होगा डिमांड डिपॉजिट का आपको, 1/CRR इंटू में कैश रिजर्व, ठीक है। तो 200 तक का आपका लोन क्रिएट हो जाएगा, यानी 150, मतलब 200 तक के डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो जाएंगे, 200 तक के डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो जाएंगे, और इन 200 में से 500 तो प्राइमरी डिपॉजिट थे, 1500 रुपये के सेकेंडरी डिपॉजिट आपने लोन के फॉर्म में दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। हाँ जी, इकॉनमी है जिसमें सी है हमारा 200 + 0.75y, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा 4000 करोड़। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताकर भेजी थी, सारी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें से मैंने आपको ना कराई हो। आप मेरी वन शॉट की मैक्रो की वीडियो उठाकर देख लो, जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ना, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई चीज़ होगी जो मैंने आपको ना बताई हो। और ये जो 3-3, 4-4 नंबर में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सब मैंने तुम्हें बताया निकम्मो, अगर नहीं कर आया होगे तो डूब मरना। हाँ जी, सी बता रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बता रखा है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए आपसे कहा गया है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है y = C + I। अब y तुम्हें निकालना ही है, C है तुम्हारा 200 + 0.75y, I है तुम्हारा 4000, तो 200 और 4000 को जोड़ोगे तो 4200 बनेगा। 0.75y उधर जाकर माइनस हो जाएगा,
ठीक है, ये बचेगा 0.25y 4200। अब यही 0.25 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो भी इसको सॉल्व कर कर आया होगा वो तुम्हारा y रहा होगा। और जब एक बार y मिल जाता है, हाँ जी, अगर एक बार किसी को y मिल जाता है तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाता है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 200 प्लस 0.75y। बस आप जो भी y निकल कर आए यहाँ पुट कर देना, उससे आपको c मिल जाएगा। तो दोनों पार्ट हो गए क्वेश्चन के, ये भी आसान है। हाँ जी, आपसे कहा गया केस स्टडी का क्वेश्चन 6 नंबर में, मेंशन द नंबर ऑफ न्यू प्राइजेस मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप बाय द गवर्नमेंट। नंबर ऑफ न्यू प्राइजेस, यहीं से मुझे 140 करके कुछ नज़र आ रहा है भाई, ये हो गया आंसर। 2 प्रोएक्टिव मेजर्स, प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से तैयार होना, फिर भी स्टिल अनसीन पैसेज की तरह ये तो क्वेश्चन। 2 प्रोएक्टिव मेजर बताओ जो सरकार ने लिए हैं जिससे डोमेस्टिक सप्लाई और रिडक्शन इन प्राइजेस को सेट किया जा सके। भाई देखो, गवर्नमेंट ने बैन किया ऐसी आइटम्स को, ये लो, ये सब यहीं लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है भैया अनसीन पैसेज है। कोई एक मॉनेटरी मेजर बताओ यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर आप पैराग्राफ को पढ़ो तो शायद आपको इसी में मिल जाए, अदरवाइज़ आपका ये जनरल आंसर है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक मॉनेटरी मेजर को एक्सप्लेन किया जाए। मॉनेटरी मेजर समझते हैं आप, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, किसी भी एक को पकड़ो और उसको एक्सप्लेन कर दो जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। 17वां क्वेश्चन, जाहिर सी बात है और के बाद वाला आपने सेलेक्ट किया होगा। स्टॉक और फ्लो वेरिएबल को समझाना है। स्टॉक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजरमेंट होती है। फ्लो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जहां पर एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजरमेंट होती है। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट क्या हैं भाई, उनको समझाने को बोला इन्होंने। प्रॉफिट का एक कंपोनेंट है कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, सुबह ही बता कर भेजा। दूसरा कंपोनेंट है हमारा डिविडेंड, और तीसरा कंपोनेंट है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, इन तीनों के बारे में एक एक लाइन लिख देनी थी, हो गया काम। इंडियन इकोनॉमी में आ जाते हैं भाई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस था। हाँ जी, इतना बुरा हाल नज़र आ रहा है आपको, बताओ क्या है ये, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये कहते हैं हायर्ड वर्कर्स रेगुलर सैलरीड वर्कर्स भी हो सकते हैं, कैजुअल भी हो सकते हैं। सही बात है भाई, हायर्ड वर्कर का मतलब जो दूसरों के लिए काम करते हैं उन्हें पेमेंट मिलती है। अब वो रेगुलर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और कैजुअल डेली वेजर्स भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है अपने आप में। स्टेटमेंट 2 कहती है रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड इज़ अ मेजर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ के अंदर रेगुलर लोग काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो कैजुअल वर्कर्स हैं भैया। समझ में आई बात, ये नहीं, ये गलत बात हो गई यहाँ पर। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक, 21 पर आ जाते हैं हम। 21 में कह रहे हैं भाई इनको आपको एक करेक्ट पेयर चूज़ करना है। तो भाई सब्सिडीज़ और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड, लैंड सीलिंग एलिमेंट ऑफ IPR 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लैंड टू टिलर, मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल ऑफ 5-year प्लान, और चेंज इन सोशल आउटलुक। देखो, लैंड सीलिंग का IPR से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए है और ये लैंड सीलिंग एग्रीकल्चर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का लैंड टू टिलर को देने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इंडस्ट्री का और ये पॉइंट एग्रीकल्चर का है, तो ये दोनों आपस में लिंक ही नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोशल आउटलुक में चेंज आ जाएगा, मुझे यही लग रहा है। डी आंसर करेक्ट है। ये कहते हैं भाई शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है आदमी जब वो अपनी जॉब को चेंज कर रहा होता है, तो ना वो डिस्गाइज्ड है ना वो सीजनल है, ये आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं भाई। इन्होंने कहा भाई प्रायर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय चाइना रिजल्टेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। चाइना इज़ अहेड ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही असर्शन और रीज़न अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंडिया की, और ये अच्छा ये इंपोर्ट होने वाली गाड़ी है, ये एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ी है। तो एक्सपोर्ट को तो अलाउ कर रखा है, इंपोर्ट को पीछे धकेला जा रहा है। दैट इज़ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सही है।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर रूल ऑफ लॉ, नहीं ऐसा नहीं है भाई। डेमोग्राफिक इंडिकेटर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, नहीं। लिबर्टी इंडिकेटर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सही होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सही है। द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और इन्होंने कम्यून सिस्टम को इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ा है, जबकि कम्यून सिस्टम एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सही बात है, ये पॉइंट असर्शन सही है। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल इंगेज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ कंट्री। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, ये बात भी सही है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं। ये कह रहे हैं भाई इंडिया इन चारों में से किसका मेंबर नहीं है, G7 का मेंबर नहीं है। हाँ जी, G20 तो हमने होस्ट ही किया था भाई, ठीक है। सार्क तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में यह भी हमारा है, ठीक है। ब्रिक्स में भी हम, G7 यही है भाई, ये यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये लोग इसका पार्ट हैं। G7 का इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ओ भैया ये क्या कर रखा है आपने, इतने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए बीच में। चलो कोई नहीं, मेनली मैंने MCQ तो बता ही दिए, मेनली उसी के लिए आए हैं, और जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो भी आपको बता दिए, ठीक है ना। तो पेपर सही हुआ होगा आपका, उम्मीद है मुझे। थैंक यू सो मच।